जो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं आ सकती। समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। पश्चिमी यूपी में आज बीजेपी ने अपनी पार्टी के हर बड़े शख्स को उतार दिया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने आज इस इलाके में झोंक दी है। बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पूरब की दो बड़े पार्टियां उसके साथ है, अपना दल और निषाद पार्टी। एक और गठबंधन उसके सामने है और वो गठबंधन है पश्चिम में अखिलेश यादव और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का। तो बीजेपी के जवाब में आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी साफ कर दिया कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। और जयंत ने ये इसलिए कहा कि उनके सामने कल पासा फेंका गया था, चारा फेंका गया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के बाद भी जयंत चौधरी को अपने साथ लाना चाहेगी। लेकिन इन दोनों मोर्चों यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, इन दो मोर्चों के बीच एक तीसरा मोर्चा भी उत्तर प्रदेश में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि सांसद हैं, बड़े चेहरे हैं। हैदराबाद से 1300 किलोमीटर दूर लखनऊ में आकर वो अपना राजनीतिक सिक्का जमाना चाहते हैं। ओवैसी साहब आज हमारे खास मेहमान हैं इंडिया चाहता है में। ओवैसी साहब के साथ बातचीत करेंगे। आज कुछ सवाल जो इंडिया आज जानना चाहता है वो ये कि यूपी में ओवैसी साहब किसका खेल बिगाड़ेंगे। क्या ओवैसी मुस्लिम के वोट काटकर बीजेपी के विरोधियों की ही मुश्किलें बढ़ाएंगे? क्या ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि उन पर लगातार आरोप लगता रहा है? आखिर ओवैसी से किसी बड़ी पार्टी ने हाथ यूपी में क्यों नहीं मिलाया? ओवैसी साहब ने सबसे पहले अपना कैंपेन शुरू किया था यूपी में। ओवैसी साहब ने घोटाले में जेल जा चुके बाबू सिंह कुशवाहा को अपने साथ क्यों लिया है? क्या है इसके पीछे की सोच इस गठबंधन की? और महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के नेता वामन मेश्राम से यूपी में असदुद्दीन ओवैसी को क्या फायदा होगा, उनको क्यों साथ लेकर आए हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। ओवैसी साहब मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, लेकिन यूपी चुनाव की दौड़ में कई खिलाड़ी आगे निकल रहे हैं। इस दौड़ के लिए चुनावी ग्राउंड में सबसे पहले उतरने वाले चेहरे अगर कोई थे तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। वो सबसे पहले चलकर आए, वो सबसे पहले रैलियां करनी शुरू की, गठबंधन के साथी तलाश करने लगे थे। लेकिन आज जब चुनाव बिल्कुल 10 दिन की दूरी पर है, तब गठबंधन के नाम पर उनके पास जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा हैं और समर्थन देने के नाम पर महाराष्ट्र से आए नेता वामन मेश्राम। आज अपने इन दोनों सहयोगियों के साथ मेरे साथ ओवैसी साहब इंडिया चाहता है कि खास मेहमान हैं। तो सीधा सवाल ओवैसी साहब मेरा पहला आपसे, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो आपका, इस नए साल में आपसे पहली बार बात हो रही है। यूपी के चुनावी महासमर में आपके लिए आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है? देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो सकते हैं और होना भी चाहिए। दुश्मन एक पर्सनल, बड़ा पर्सनलाइज जुमला है, लफ्ज़ है जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। हाँ, यकीनन हमारा मुकाबला हर उस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो कैंडिडेट रहेंगे, हमारा मुकाबला हर पार्टी से होगा। बीजेपी से होगा, समाजवादी से होगा, बीएसपी से होगा, इन तमाम कैंडिडेट से होगा। और ये जो अलायंस हुआ है सुमित साहब, ये कमज़ोरों और मजलूमों ने मिलकर एक साथ आकर अपने हक की लड़ाई के लिए और जो एक्सप्लॉयटेशन और जो जुल्म हो रहा है उसके खात्मे के लिए और सही मानों में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए ये परिवर्तन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, जिसकी
अध्यक्षता या कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प के तौर पर ये सामने आएगा। आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में मेरे बारे में कहा कि किसका वोट खराब करेंगे, किसका क्या करेंगे। सुमित साहब, आपको जानकर हैरत होगी, शायद आपको पता भी होगा कि आजमगढ़ में फूलपुर एक विधानसभा है जहां पर बाप और बेटे बीजेपी और सपा के कैंडिडेट हैं। ये क्या है बताइए मेरे को आप। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बेटी बीजेपी के सांसद हैं, वो समाजवादी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हैं, उनकी बहन बीजेपी के सपोर्ट से अध्यक्ष बन जाती हैं, चेयरमैन बन जाती हैं। तो ये असल चेहरा है। और फिर आप ये भी भूल रहे हैं कि हसनपुर से बीजेपी समाजवादी पार्टी ने एक आरएसएस के मेंबर को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम ये भी भूल जा रहे हैं कि प्रतापगढ़ से जो डीवाईएसपी का मर्डर हुआ था, जो मौजूदा आप कैंडिडेट है, उनका उससे क्या ताल्लुक है। तो ये सब चीजें हैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जनता देख रही है, लेकिन ओवैसी और इसका सही फैसला करेगी। ओवैसी साहब, आप सबसे पहले यूपी आए, आपने सबके साथ गठबंधन करने की कोशिशें की, राजभर सबके साथ, तो आप साथ में घूमे भी, पश्चिम से लेकर पूरब तक, ओम प्रकाश राजभर के साथ। आपके बारे में सुना कि आप मायावती जी के साथ भी गठबंधन करना चाहते थे, खबरें आई कि अखिलेश यादव के साथ भी आप गठबंधन के इच्छुक थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो गया कि कोई भी यूपी की पुरानी पार्टी आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकी, कहां चूक हुई? देखिए, जमाना नया है, नए जमाने के साथ चलना है। पुराना ही होता है ना, पुरानों से क्यों करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम जिस महाशय का आपने नाम लिया, हम उनके साथ गए थे। मगर आप ये भूल रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी जिसके अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, वो भी उसमें थे। अब जब वही खुद महाशय चले गए तो अब उनको हम नहीं रोक पाते ना, उनका अलग मामला है। हमसे मीडिया ने सवाल किया था कि क्या आप अलायंस करेंगे, तो हमने अपनी पार्टी की तरफ से कहा कि हाँ, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई समाजवादी पार्टी से कोई बातचीत कभी नहीं हुई। तो ये हम ऑन रिकॉर्ड हम आपसे कह रहे हैं। अब रहा सवाल कि अगर आप कमजोर समझ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, अगर आप कमजोर समझ रहे हैं वो 4 और पार्टियां जो इसमें शामिल हैं, तो ये बड़ा गलत होगा। इनका पार्टियों का अपना एक मुकाम है, इनकी एक ताकत है, और मुझे यकीन है कि वो अनकरीब में दिख कर आएगा। आप मुझे एक बात का और जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ जो साथी बैठे हैं उनके पास भी चलूंगा। ऐसा क्या हो गया ओवैसी साहब, और ये बहुत ही स्ट्रेट सवाल है मेरा आपसे, आप सिर्फ ऐसे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जो एक खास धर्म से आते हैं, उनकी बहुतायत है आपकी पार्टी में, क्या आपको दूसरे मजहब के लोगों पर भरोसा नहीं है? वो कैंडिडेट क्यों नहीं दिखाई देते हैं आपकी घोषित की गई तमाम सूचियों में? नहीं, आपको गलत फहमी है। आपको आपकी बैकरूम टीम ने फिर से धोखा दे दिया। जितने हमने कैंडिडेट्स अनाउंस किए उसमें तो 5 नॉन मुस्लिम हैं एमआईएम की तरफ से, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हिस्से हम हैं। वो हमारे कैंडिडेट नहीं भी रहेंगे तो चाहे बाबू सिंह कुशवाहा साहब के हो, वामन मिश्राम के हो, या हमारे कश्यप भाई के हो, सब हमारे कैंडिडेट हैं। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो आपको गलत कहा गया है। नहीं, मैं ऐसे क्या तो हसीनापुर से, क्या सहीबाबाद से? असद साहब तो नहीं असद साहब, पहले आपने 9 की सूची निकाली, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। 9 के 9 मुसलमान जी, थे। फिर आपने 8 की सूची निकाली, उसमें 1 हिंदू था, बाकी सब मुसलमान थे। फिर तीसरी सूची में 7 में से 2 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे। चौथे में 3 में से 2 मुसलमान थे। 5वीं में 6 में से 1 हिंदू और 1 अनुसूचित जाति था। छठी लिस्ट में 8 के 8 मुसलमान थे। तो कुल मिला के आपने 5 ही ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं है। तो अभी और लिस्ट आएगी सुमित साहब। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीजेपी किसी और को देगी? सवाल ये पैदा होता है कि समाजवादी आरएलडी तो ओवैसी साहब भी कुएं में कूदेंगे। सुनिए, उनके फॉलोअर क्यों बन रहे हैं? वो कुएं में गिर चुके हैं और उसी में रहने वाले। आप जब हमारी पार्टी की मिसाल दे रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। आप बताइए कि मुजफ्फरनगर जिले में समाजवादी आरएलडी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है।
आप ये बताइए कि जब देवबंद से हम देते हैं तो समाजवादी अपने टिकट को, अपने अनाउंस शुदा कैंडिडेट को काट कर किसी और को देने की कोशिश करती है। तो ये तो आपको देखना है और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप आज मेरे बीजेपी साथ के बैठे पास हैं तो मैं आपसे आपके सवाल कर रहा हूं। MLA जब थे। बीजेपी के शख्स बैठते हैं तो उनसे उनके सवाल करता हूं। नहीं, मैं सपा के आपको बैठेंगे, जवाब दे उनसे रहा हूं ना। बैठूंगा। लेकिन आप मैं अपने आपको जवाब दे रहा दाग हूं। को छोटा ये कह के मैं कह आपको रहे जवाब हैं दे कि रहा हूं। उसकी कमीज पे दाग ज्यादा है। ये क्या बात हुई? आप अपने बारे में बताइए ना। आप क्यों, सिर्फ आपको क्यों भरोसा नहीं है और मजहब के लोगों पर? बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। हम सबको टिकट दे रहे हैं, हर समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं और इसीलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वजूद में आया है, बना है, ताकि हर कमजोर तबके को, बिरादरी को उसका हक मिले। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आपका अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, इसको निकाल दीजिए अपने जहन से। भरोसा, एतमाद और सब पर है, इसीलिए तो हम ये सब इस मोर्चे को बनाए हैं, उसका हिस्सा बने हैं। पर आपको यूपी में आके बाबू सिंह कुशवाहा जी का साथ क्यों लेना पड़ रहा है? वो बाबू सिंह कुशवाहा साहब जिन पर गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के, क्यों? जो जेल में रहे, हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त। मैं पूछूंगा उनसे भी सवाल। किस पर ना सुनिए, नहीं सुनिए आप, आरोप किस पर नहीं है? आरोप किस पर नहीं है? ये अलग बात है कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सैंक्शन नहीं किया केसेस का प्रोसिक्यूशन करना मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर। यह अलग बात है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर केसेस विड्रॉ कर लिए। ये भी हकीकत है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर के कांड में 73 केसेस विड्रॉ किए जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा। यह भी सच है कि मौजूदा बीजेपी के 100 विधायक पर क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, और एक टेनी के बेटे के ऊपर केस चल रहा है 4 लोगों को कत्ल करने का। और मुझे यकीन है कि भारत की अदालत बाबू सिंह कुशवाहा साहब से इंसाफ करेगी और मुझे पूरा पर्सनल यकीन है कि वो पूरे केसेस से बरी होंगे। मगर ये कहना कि बाबू सिंह कुशवाहा पर क्या किस पर केस नहीं है? सब पर केस है ना। क्या समाजवादी पार्टी, आपको सब ऐसे ही लोग क्यों पसंद आए यूपी में आने के बाद, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो अतीक साहब का परिवार हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ अलायंस की बात हो? ऐसे ही जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं, जो विवादित चेहरे रहे यूपी की राजनीति में, उन्हीं को आप अपने साथ क्यों लेना चाहते रहे? ऐसा है ना कि असदुद्दीन ओवैसी के पास वो मशीन नहीं है जो बीजेपी के पास और समाजवादी के पास है। वो मशीन में अगर कोई क्रिमिनल बीजेपी में चला जाएगा तो मशीन में डालने के बाद वो लोकप्रिय नेता बन जाता है। और समाजवादी के पास अगर कोई वो शख्स चला जाए जिसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं की लाशों को खबर से निकालकर उनकी रेप किया जाए तो उसको मशीन में डालते हैं अखिलेश, तो सेक्युलर हो जाता है। जिस दिन मेरे पास ऐसी मशीन आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा। मगर भारत के संविधान के लिहाज से जब तक कोर्ट किसी को कन्विक्ट नहीं करता वो इनोसेंट हैं और उनको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार हासिल है। मैं आपकी इजाज़त से 1-2 सवाल बाबू सिंह कुशवाहा साहब से पूछना चाहता हूं क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा साहब वक्त निकालने के लिए। कन्वीनर, हमारे कन्वीनर हैं। आपके कन्वीनर हैं आपके मोर्चे के। जो लोग भूल गए हैं मेरे दर्शक, उनको याद दिलाऊं, मिलेनियल्स को, यंगस्टर्स को। बाबू सिंह कुशवाहा साहब मायावती की सरकार में मंत्री रहे। एक NRHM घोटाला हुआ था, उसमें उनका नाम आया, आरोपी बने। 4 साल तक जेल में रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब। 196 करोड़ की संपत्ति जब्त होने का बात इनके बारे में कही गई है। जमानत पर रिहा है आज की तारीख में। जन अधिकार पार्टी बनाई है और अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं इस मोर्चे में। कुशवाहा जी, इतने गंभीर इल्जाम आपके ऊपर लगे हुए हैं, आपको लगता है कि जी आपके सूबे की जनता आप पर भरोसा करेगी? सूबे के जनता भरोसा कर रही है, तभी तो मैंने पार्टी बनाई है। मैं जब जेल से निकला फरवरी 16 में, तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गया, 611 जगहों पे, और मैंने अपनी बात लोगों को बताई। आप जो मीडिया के माध्यम से जो मेरी बात लोगों के बीच में गई, तो मेरे पास मीडिया तो नहीं था कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकता, तो मैं जगह जगह जाके पूरे 75 जिलों में जा कर के मैंने अपनी बात कही। और मैं आपको भी एक बात और कह दूं, आपका ध्यान मैं थोड़ा सा और दिला दूं, NRHM घोटाला नहीं हुआ था, पहले 3 डॉक्टर मारे गए थे।
लखनऊ की राजधानी में 2 सीएमओ मारे गए। उसके बाद एक डॉक्टर संदिग्ध हालत में जेल में मारा गया या सुसाइड किया। उसके बाद ये मांग उठी कि डॉक्टरों का हत्यारा कौन, हत्यारे पकड़े जाएं। और जब हत्यारों की मांग पकड़ने की उठी तो धीरे धीरे एनआरएचएम घोटाला आ गया और एनआरएचएम घोटाला में मैं बंद हो गया हूँ, हत्याएं गायब हो गईं। आप जैसे पत्रकार सुमित अवस्थी जी, उन हत्याओं को आप भी भूल गए हैं। उन हत्याओं की चर्चा करते, केस तो हत्या का था और वो ख़त्म कहाँ हुआ एनआरएचएम घोटाले में। और हत्याएं तो मीडिया भी भूल गई, सीबीआई भी भूल गई, सब भूल गई। केस तो हत्या का था। मैं कह रहा था हत्यारे पकड़ो, तो घोटाले में मुझको बंद कर दिया और हत्याएं गायब हो गई। पर आप ही वहाँ से शुरू करिए कि केस की शुरुआत कहाँ है। ठीक है, आप अपनी बात कह सकते हैं, शुरू करिए उस केस की चर्चा, शुरू करिए उसकी। आप आरोपित हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कुशवाहा साहब, आपने अपनी पार्टी की बात की, जनता के समर्थन की बात की। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2014 में आपने पार्टी में, आपकी पत्नी ने शायद चुनाव लड़ा था, 14 में भी और 19 में भी, और जमानत जब्त हो गई थी जी। आप कह रहे हैं जनता का समर्थन मिल रहा है आपको। जी जी। 19 से अब तो हम 21 में आए हैं, 22 में आए हैं। कहाँ से, कौन सा सर्वे कराया जब आपको समर्थन मिल रहा है? मैं जगह जगह जाता हूँ, लोगों के बीच में अपनी बात रखता हूँ। आप अगर थोड़ा सा अपने साथियों के जरिए चर्चा करेंगे, पूछेंगे, तो शायद आपको जानकारी हो जाए कि हम लोगों के साथ समर्थन है या नहीं। हम अपनी बात कह रहे हैं, अगर लोगों का समर्थन नहीं होगा तो लोग हमें नहीं पसंद करेंगे, और लोगों का समर्थन होगा तो हमें पसंद करेंगे। चलिए ठीक है, आप इस सवाल से बच के निकलना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी साहब ये सवाल मेरा आपसे भी है। ट्रैक रिकॉर्ड जो है जन अधिकार पार्टी का, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, फिर क्यों जन अधिकार पार्टी आपके साथ है ओवैसी जी? अरे देखिए ना, चमत्कार है, उसमें ताकत है, इसीलिए तो सुमित अवस्थी प्राइम टाइम शो पर हमको बुलाकर हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, सुमित अवस्थी भी तो देश का बहुत बड़ा एंकर है, एक प्राइम टाइम शो करते हैं, और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपका सवाल सुन रही है। कुशवाहा समाज हो या पिछड़ा समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, सब देख रहे हैं कि कैसे उनको इस्तेमाल किया गया, कैसे उनको समाजवाद के नाम पर उनको यादववाद मिला, कैसे हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी समाज को ठाकुरवाद मिला। तो ये सब चीज़ें ज़मीन पर हैं और लोग देख रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये जो कमज़ोर लोग मिलकर एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, इसमें यकीनन हमको उत्तर प्रदेश की कमजोर मुझे आपकी ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती कि जब बीजेपी हिंदुओं की बात करे तो वो हिंदुओं को आगे बढ़ाती है, अखिलेश यादव यादवों की बात करे तो वो यादवों को आगे बढ़ाते हैं। आप एक खास वर्ग को आगे बढ़ाएं तो आप ठीक कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों इस देश में सब एक साथ मिलजुल कर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या सब पार्टियां हर व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे सकती हैं? तो ये सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए ना, कि इसलिए अगर तो आप बैठे हैं ना, मैं आपसे पूछूंगा जो भाई। अभी मौजूदा मैं जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। मौजूदा जो जितने डीएम हैं 50% के करीब अपर कास्ट के हैं, 5% सिर्फ ओबीसी और दलित हैं। क्यों भैया बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? आखिर क्या वजह है कि टेनी को जो अपर कास्ट से उनका ताल्लुक है उनको नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि उनके समाज का वोट हासिल करना है? ये सब चीजें हैं ना, ये सब देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपका जो अहम सवाल है, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर अपनी आइडियोलॉजी को पूरे देश पर थोपना चाहती है, जिसके हम खिलाफ हैं। बाबू सिंह कुशवाहा साहब भी हिंदू हैं, कुशवाहा समाज के हैं, ताल्लुक हैं, मगर क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा हूं? नहीं। अब आपका जवाब एक और सवाल का, अखिलेश यादव, अरे भैया आप 9% हैं, आपने समाजवाद के नाम पर वोट लिया और आपने क्या दिया मुसलमानों को? यादववाद दिया। आप देख लीजिए 2012 से 17 तक हर थाने पर अखिलेश यादव ने किस समाज के ऑफिसर को रखा। अच्छा, हैरत की बात यह है कि ये मैंने शुरुआत में कहा था, इनके एक एक्स एमपी है बदायूं के,
अरे भाई उनकी बहन जिला परिषद की बीजेपी की चेयरमैन है। ये क्या हो रहा है फिर? आप क्या कर रहे हैं? आपकी आप बातों से लग रहा है, कर रहे हैं डरा डरा कर। आपकी बातों से लग रहा है कि और आपका उसके दुश्मन बाद नंबर 1 अखिलेश यादव जी। है, योगी जी नहीं है, इसीलिए आप पे इल्जाम लगता है कि आप बी पार्टी। मेरा नहीं, ना सुनिए, मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं, चाहे एरोगेंस में, गुरूर में, तकब्बुर में और सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने में और किसी को साथ नहीं लेने में। इन दोनों अखिलेश में यादव कोई ने भी फर्क गठबंधन कर रखा है ये 6-7 एक पार्टी सिक्के के के साथ, दो रुख हैं। योगी ने भी गठबंधन कर रखा है 2 पार्टी के साथ। कैसे आप कह सकते हैं कि अपनी अपनी बात करते हैं? क्योंकि आपके साथ गठबंधन नहीं किया अखिलेश ने, इसलिए। सुमित अवस्थी साहब ना अरे मैं आपको शुरू में ही आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। मैं कोई इतना बेचैन नहीं था, ना मेरे पेट में दर्द हो रहा था। और वो नहीं करें तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर जो लोग उनके साथ गठबंधन करे हैं, एक के बाद एक आपको बहुत सी मजेदार खबरें निकलेंगी और शायद आपके कानों तक कुछ खबरें पहुंची भी होंगी। आप इंतजार करिए, देखते जाइए। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उनके पास जो सर्कस चल रहा है, उस सर्कस में आप देखेंगे कितने लोग कुलाटी मारेंगे, कितने लोग जोकर बनेंगे। आप इतना अखिलेश कर रहे हैं। मैं आपको एक साउंड बाइट सुनवाता हूं मुख्यमंत्री साहब की, आप ही के बारे में। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए इसको। चाचा जान और अब्बा जान के नया से कहूंगा, सावधान होकर के सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, योगी कह रहे हैं आप सपा के एजेंट हैं। कहां हैं आप? सुमित अवस्थी साहब जब आइंदा कॉन्क्लेव करेंगे तो अखिलेश और योगी को लखनऊ के किसी एक 5 स्टार होटल में आपकी मौजूदगी में कमरे में बंद करके उनको सामने माइक रखकर उनको दोनों को बोलिए कि भाई ओवैसी तुम दोनों फैसला कर लो किसका एजेंट है और देश को बता दो। यही तो हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंपेन का आगाज कैराना से किया, अमित शाह गए। अरे भाई हाथरस से कर लेते, उस पीड़ित महिला के घर चले आते, दलित के जिसका हत्या हुई, उसके रेप हुआ और अंतिम संस्कार में उसके फैमिली को अलाउ नहीं किया। लखीमपुर खीरी चले जाते बाबा, वहां पर जाकर यही बात कर देते। तो हमारे नाम को इस्तेमाल करना ठीक है, कोई बात नहीं, मगर क्या योगी आदित्यनाथ ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रोथ रेट 4.88 क्यों है? उत्तर प्रदेश में बिहार झारखंड के बाद सबसे पॉवर्टी रेट बढ़ावा क्यों है? उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट 51% अनएम्प्लॉयड बेरोजगार क्यों है युवा? कल प्रयागराज में रेलवे के एग्जाम में उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने मार मार कर सर फोड़ दिया, जिस्म तोड़ दिया। टेक्निकल डिप्लोमा 66% युवा बेरोजगार हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट 46% बेरोजगार हैं। अरे इस पर तो बात करो ना। जो गंगा पर लाशें तैर रही थी उस पर बात नहीं करेंगे, मगर ओवैसी की बात करेंगे। ठीक है, करिए ओवैसी की बात, मगर क्या उत्तर प्रदेश की जो कमजोर तबकात है, ओबीसी समाज है, ये सब नहीं देख रहे हैं क्या इनकी हरकतों को, इनकी मिस गवर्नेंस को? उसका जवाब देंगे। इसीलिए ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हम कुशवाहा साहब, बावन मिश्रा साहब सब आए हैं, तो ये हमको कोई एतराज नहीं, हमारा नाम ले। बाबा को लगता है कि हमारा नाम लेने से उनके पेट में दर्द कम होगा या उनके सर में दर्द कम होगा, और अखिलेश को लगता है कि हमको गाली देने से उनका हाजिमा होगा। तो कोई बात नहीं, दीजिए हमारा नाम। अरे नाम लीजिए, बहुत लीजिए। हम तो आपको कह रहे हैं कि हमारा ही नाम ले सकते हैं ना। बीते 6 महीनों में किसी और का नाम नहीं ले सकते। बीते 6 महीनों में असद साहब आपने पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत सारे दौरे किए, हर इलाके में आप गए, सबको आपने संभालने की कोशिश की है। मैं ये जानना चाहूंगा, अब जब पश्चिम में पहले चरण का मतदान है, पहले और दूसरे चरण का, इस स्थिति में जब बीजेपी के तमाम नेता जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बड़े नेता,
अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस बीच में ये कह देना कि जयंत चौधरी को तो हम यहाँ ले आएंगे, वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी की तरफ आएंगे जयंत चौधरी पोस्ट इलेक्शंस में? सुमित साहब देखिए, वो शायर ने कहा ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। 10 मार्च के बाद सब इसका खुलासा हो जाएगा। 10 मार्च के बाद बहुत सी चीजें देखने में आएंगी, जब तक इंतजार करिए। अब मैं आरएलडी की तरफ से मैं क्यों बोलूंगा, वो खुद बोलेंगे। मैं काबिल हूं अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बारे में बोलने के लिए, अपनी पार्टी के बारे में बोलने के लिए। वो बोले कि मुजफ्फरनगर में आपने एक मुसलमान को क्यों टिकट नहीं दिया, ये आरएलडी और सपा के मोर्चा में। तो बहुत से सवालात हैं। आपका सवाल बड़ा जायज है, बड़ा ही आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है, और मुझे यकीन है कि 10 मार्च के बाद बहुत से चेहरे सामने आएंगे, बेनकाब होंगे बहुत से चेहरे। इस बात को भी समझाना पड़ेगा आपको ओवैसी जी, इस बदली हुई परिस्थिति में जो इस वक्त यूपी की दिखाई दे रही है, जहां पर बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, ऐसे लग रहा है कि आमने सामने की लड़ाई है अखिलेश बनाम योगी की, बाकी पार्टियां गौण हो गई हैं, आप मानते हैं? तमाम सर्वेज यही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मेरा एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट मेरा मानना यह है कि चुनाव कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद ही शुरू होता है, और अगर आप जाकर देखेंगे वेस्टर्न यूपी में, आपको जानकर हैरत होगी कि अब बाइपोलर नहीं रहा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं बाइपोलर नहीं रहा, यह शुरुआत में था होगा, मैं तो नहीं मानता। कि मेरा मानना यह है कि जितनी पॉलिटिक्स मैं सीखी है 25-26 साल में, कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद ही चुनाव शुरू होता है। अब जब चुनाव शुरू हो चुका है तो आप देख रहे हैं कि जमीनी सतह पर गैर मामूली तब्दीलियां पेश आ रही हैं, गैर मामूली चेंज हो रहा है। तो बीजेपी ने जो प्रस्ताव दिया आरएलडी को, जयंत चौधरी को, वो बीजेपी की ताकत है, या बीजेपी को लग रहा है कि पश्चिम में बगैर जाटों के, बगैर आरएलडी के मजबूत नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ऑफर दे दिया अभी से? बीजेपी की कमी नहीं दिखाता है ये? देखिए सुमित अवस्थी साहब, यहां पर मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है कि कैसे मीडिया में बड़ी इज्जत के साथ आप उस पार्टी का नाम ले रहे हैं। अगर वो ऑफर हमको दिया जाता तो लोग बोल देते, देखिए हम तो शुरू से कह रहे थे कि बी टीम है, हम तो शुरू से इन पर शक करते थे। यही हमारा ऑब्जेक्शन है, यही हमारा लड़ाई है कि जो कमजोर मजलूम अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं हिस्सेदारी की, और जब वो अपने हक का मुतालबा करते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मगर जब बीजेपी की तरफ से इस तरह की बात होती है तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? ये तो आरएलडी और सपा को तय करना चाहिए। अखिलेश तो जाने वाले थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं गए? ये भी अजीब सवाल है। कल अखिलेश और जयंत की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो रही है मुजफ्फरनगर में, और मेरठ में, शायद 2 जगह वो लोग करने वाले हैं। मैं आपको इत्तला दिए देता हूं। लेकिन ये मुझे बताइए कि आप क्यों कमजोर कर रहे हैं इस विपक्ष के मोर्चे को? क्यों मुसलमानों की, जो मुसलमान मूलतः वोट करता रहा अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं? इसीलिए बीपी टीम कहा जाता है आपको। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं भाई। 2019 में 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा को वोट दिया था, ये CSDS का डेटा कहता है। तब भी आप लोग सिर्फ 15 सीट जीते, और 5 MP सपा में, 3 मुसलमान 2 यादव। ये बताइए कैसे हुआ? मैं तो था ही नहीं चुनाव में। हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से कह रहे हैं कि आपकी कोई वोट की अहमियत नहीं रही। अखिलेश यादव सिर्फ आपको दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आपको सामाजिक न्याय पर झूठ बोल रही है। समाजवाद के नाम पर सिर्फ यादववाद की बात करती है ये समाजवादी। और उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर से मुसलमान ये जानते हैं कि सुनिए, मुजफ्फरनगर का राइट हुआ, आपने क्या किया? चार्जशीट डाली? नहीं डाली। आपने क्या इंसाफ दिलाया? नहीं दिलाया। आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके वोट डाल दो। अरे भैया, आंख बंद करके वोट अब कोई नहीं डालेगा। आंख खुले रखकर दिमाग को
दिल को इस्तेमाल करके सही फैसला लिया जाएगा, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। आप सहारनपुर से कांग्रेस के नेता आपके घर पे आते हैं, आप उनको रुसवा कर देते हैं, मना भी दिया आप फिर। किस किस को घर को बुलाते हैं। क्या कहा चंद्रशेखर रावण में, जो हमारे हिस्सा नहीं है हमारे उसका, बट उन्होंने उनसे क्या किया। तो यही तो हम कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो देख रहे हैं ना ये इनके तो मैं बर्ताव आपके को। लिए भी बोल सकता हूं कि इमरान मसूद आपके पास नहीं आए, चंद्रशेखर रावण आपके पास नहीं आए, ओम प्रकाश राजभर आपके पास आके चले गए, तो आप ना, भी ना, कहां ना, रख पा रहे हैं असद भाई साथ में लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ एक ही महाशय का जिसका नाम आपने लिया, वो बात सही है, हमारे साथ थे, वो कन्वीनर खुद बने और चले गए, मगर बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जाप पार्टी उसमें थी, हम लोग साथ आ गए। अब वो जो दो लोग हैं, अब उनसे सवाल करिए, वो बताएंगे आपको। वो तो हमारे साथ नहीं थे, वो अपनी जगह पर दूसरी पार्टी में है, तो इस सवाल का जवाब वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे। मगर समाजवादी और आरएलडी एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने ही पार्टी के उन तमाम मुस्लिम नेताओं को जड़ से कमजोर कर रही है। और जो मैं शुरू से कह रहा था कि आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है, वही काम करेंगे। गंभीर इल्जाम वही आप काम लगा किया रहे जा हैं रहा है। सपा पे। मैं सपा के नेताओं को चाहूंगा कि वो इस चर्चा को सुन रहे हैं और वो जुड़ेंगे जब अखिलेश यादव आने वाले वक्त में चुनावी मौसम, उनसे जरूर इन तमाम सवालों के जवाब लूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको सुनवाना चाहता हूं पहले, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अखिलेश जी आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, सुनिए। वैसी को लेंगे साहब? उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं आ सकती। पार्टी का फैसला है कि उनके दल को साथ लाना कोई अच्छा फैसला नहीं है। इतनी खटास क्यों थी? उनके दल को साथ लाना अच्छा फैसला नहीं है, ये क्यों कहा अखिलेश ने आपके दल के बारे में? नहीं, देखिए, जब उनका इख्तियार है, जो चाहे बोल ले अपनी पार्टी को बचाने के लिए। मगर अखिलेश यादव यही समझ रहे हैं ना कि मैं उनके पास जो मशीन है वो किसी को उसमें डाल देंगे तो वो सेकुलर हो जाएगा, वो समाजवाद हो जाएगा। तो वो कर रहे हैं भाई। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब बीजेपी में थे, उनको ले लिए तो वो सामाजिक न्याय हो गया। उनकी बेटी अभी भी बीजेपी में है। तो इससे पहले उन्होंने पंकज साहब को कहा था कि हम पर बहुत इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम तो हम पर ही लगते हैं ना अखिलेश यादव जी। इल्ज़ाम तो आजम खान पे भी लगते हैं, आप पे तो नहीं लगेगा ना। रिवर फ्रंट आपने बनाया, मगर आप पर कुछ नहीं होता है। तो ये होता है ना, ये तो यही तो आपके पास भी तो कोई वॉशिंग मशीन है ना, जहां अतीक अहमद को आप दूध का धुला बता देते हैं, मुख्तार अंसारी को दूध का धुला बता देते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा को दूध का धुला बता देते हैं। तो कोई वॉशिंग मशीन तो ओवैसी साहब भी हैदराबाद से लेके आए ना। ना, मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। मैं संविधान को सामने रखकर कह रहा हूं कि जब तक कोर्ट किसी को के ऊपर जजमेंट नहीं देगा, वो इनोसेंट है। कोर्ट के ऊपर तो संघप्रिया गौतम किस पार्टी में रहेंगी? ये सुनिए, पार्टी में रहेंगे तो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है ना साहब। सुनिए, धर्मेंद्र यादव कहाँ रहेंगे, उनकी बहन कहाँ रहेंगी, ये इंडिविजुअल है ना। ये भी तो सोचिए, लोग वही संविधान उनको भी इजाजत देता है जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल ना, संविधान उनको इजाजत देता है। और ये भी बताना चाहूंगा कि जब एक घर में एक नहीं है तो आप किस बुनियाद पर असदुद्दीन ओवैसी पे उंगली उठा रहे हैं? आप जिस एरिया के एमपी हैं, जिस सांसद हैं वहां पर बाप आपकी तरफ से और बेटा बीजेपी की तरफ से, यह आपका समाजवाद है? एक बेटी बदायूं से एमपी है और वालिद मोहतरम जो है, अब्बा जी जो है, वो आपके साथ हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये समाजवाद है क्या? ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पर असद साहब, हमारे कान में फूल लगा है? असद साहब, आप जिस इलाके से आते हैं हैदराबाद में, आप तेलंगाना में सपोर्ट कर रहे हैं केसीआर को, उनके साथ हैं आप, और केसीआर सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव को ना। वो कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे। केसीआर के साथ हम सत्ता में है क्या? अब नहीं, मदद तो आप के साथ हम क्या पावर शेयर कर रहे हैं? पावर शेयर तो नहीं कर रहे हैं, पर आप गठबंधन में अरे देखिए, सुनिए, नहीं, हमने तो जीएचएमसी इलेक्शन में केसीआर के खिलाफ लड़ा है, हमने उनके कैंडिडेट्स को हराया है। यही बाबा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 घंटे फिरे आकर, यही अमित शाह मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर 2 घंटे फिरे।
बीजेपी की पूरी ताकत लगा दी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मगर हमको हम हरा नहीं पाए। वहां पर हमारे जितने कॉर्पोरेटर थे हम जीत कर आए। तो ये आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब मेरी इंफॉर्मेशन भले ही गलत हो, लेकिन आप मुझे इस बात के अभी तक जवाब नहीं दे पाए कि आप बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं, बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं यूपी में, तो बीजेपी से लड़ने वाली ताकतों में क्यों सेंध लगा रहे हैं, क्यों उनको कमजोर कर रहे हैं? मैं सुमित अवस्थी के इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक राजी नहीं हूं। अखिलेश की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी ने 3 इलेक्शन हारी है, 2014, 2017, 2019। अखिलेश यादव एक नाहल सियासी लीडर हैं जो बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। 14 में बीजेपी जीत गई 70 से ज्यादा पार्लियामेंट की सांसद की सीटें। 17 में राहुल गांधी के साथ बने, पिट गए आप। 19 में आप बहन जी के साथ गए, क्या नतीजा निकला? तो 3 इलेक्शन हारने के बाद भी अगर कोई ये कह रहा है कि ये बीजेपी को हरा सकता है, नहीं हरा सकता बीजेपी को शख्स, ना इनकी पार्टी हरा सकती है। ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं और इनका कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने इन तमाम बातों को सुना हो, नहीं सुनेंगे तो यूट्यूब पे जाके देखेंगे, कल जब क्लिप्स वायरल होंगी तो जवाब जरूर देंगे कि 3 चुनाव हारने के बाद वो कैसे ये कह सकते हैं कि वो आज 22 का चुनाव जिता देंगे। शुक्रिया ओवैसी साहब वक्त निकालने के लिए, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।